हाय एवरीवन, आई एम बबली। आप देख रहे हैं बबली एडू। तो इस वीडियो में हम क्लास 8th का सोशल साइंस का सैम्पल पेपर सोल्व करेंगे। ओके, तो 60 मार्क्स का है ये, 2.5 घंटे का आपके पास टाइम है। तो प्रैक्टिस पेपर भी आप मान सकते हो, न्यू सेशन का है 2023-24 का। ओके, जनरल इंस्ट्रक्शन आप रीड कर लेना। हम सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 15 क्वेश्चन है ये 1 मार्क्स के। तो एक आपको इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उनमें मार्क्स बहुत ज़्यादा कटते भी हैं और आपको मिलते भी हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, अच्छे से अच्छी तरह उसको स्टडी होंगे, लर्न करते होंगे, तो ये बहुत इजी हो जाता है। अदरवाइज इसमें मार्क्स भी आपके बेवजह कट जाते हैं। ओके, तो इसलिए आपको थोड़ा अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। बहुत इजी है। गोल्डन फाइबर कौन से क्रॉप को बोला जाता है? कॉटन को, व्हीट को, राइस को, जूट को। तो किसको? जूट को। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला वॉज अपॉइंटेड एज नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द डेथ ऑफ। किसके डेथ के बाद ये अपॉइंट किए गए थे? हैदर अली, मीर जाफर, अली वर्दी खान, टिप्पू सुल्तान। तो सी राइट आंसर हो जाएगा, अली वर्दी खान। ये उनके अंकल थे, तो उनकी डेथ के बाद ये अपॉइंट किए गए थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ अवर कंट्रीज रिलेशंस विद हंगरी, विच गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू डिसाइड ऑन दिस सब्जेक्ट। तो हमारी कंट्री के रिलेशन हंगरी के साथ, ये दूसरी कंट्री है, ये जो रिलेशन है ये कौन सी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी? कौन सी? सेंट्रल करेगी, स्टेट करेगी, लोकल गवर्नमेंट करेगी, या फिर जुडिशरी करेगी? तो ये कौन से रिलेशन में आता है? ये फॉरेन अफेयर्स में ये आता है कि दूसरी कंट्री के साथ हमारे कैसे रिलेशन है, फॉरेन अफेयर्स के अंडर आता है। तो इसको कौन करता है डिसाइड? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही अथॉरिटी है और पावर है इनको कंट्रोल करने की। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। डी, तो कौन सा? राइस। बी राइट आंसर हो जाएगा, और बाकी सारे प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। तो ये भी पूछ सकता है कि कौन सा एग्जाम्पल है प्लांटेशन एग्रीकल्चर का, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑर्गन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। बिल्कुल इजी है, लोकसभा इसका ऑर्गन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द ओनली स्टील फैक्ट्री इन इंडिया बिफोर 1947 वॉज। 1947 से पहले एकलौती स्टील फैक्ट्री थी इंडिया में, उसका नेम बताना है आपको। टाटा आयरन एंड स्टील जमशेदपुर, ये वाली ओनली स्टील फैक्ट्री थी इंडिया की बिफोर 1947। 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन लोकसभा। लोकसभा के बताने हैं प्रेजेंट टाइम के कितने हैं? 543। तो ए राइट आंसर है 543। ये टोटल मेंबर है लोकसभा के। और राज्यसभा के टोटल मेंबर आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ए फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर कौन सा इनमें से? ऑफिशियल रिलीजन, ये तो कट हो गया, कोई है ही नहीं हमारे देश का। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स, मोनार्की, यूनाइटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ पावर। जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इनके क्या है? पावर डिवाइड की गई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी एक के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है। अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द ऑप्शन। बैटल ऑफ प्लासी, मीर जाफर बिकेम द नवाब फॉर द सेकेंड टाइम, मीर काजिम बिकेम नवाब, बैटल ऑफ बक्सर। तो सबसे पहले क्या हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था। फिर मीर जाफर बने थे नवाब सेकेंड टाइम में, ये 1764 में बने थे। मीर काजिम बिकेम नवाब, ये टाइम पर बने थे। बैटल ऑफ बक्सर हुआ था अक्टूबर में हुआ था ये, और 1764 में ही हुआ था। तो में क्या होगा? 1 2 3 4। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10th है, व्हाट इज पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज, सेक्स, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। मीन्स क्या है? पॉपुलेशन को डिवाइड कर देना ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड सेक्स, कि मेल है या मेल है। तो ये होता है पॉपुलेशन पिरामिड। 11th क्वेश्चन है, आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? इरेडिकेट्स अनटचेबिलिटी। ए राइट आंसर हो जाएगा। बिटवीन होम वॉज द ट्रिटी ऑफ सालाबाई साइंड। तो सालाबाई ट्रिटी किन के बीच साइन की गई थी? ब्रिटिश एंड मराठास। और कब की गई थी? 1782 में ये साइन की गई थी। तो बी राइट आंसर है, किन के बीच? ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर डाइड इन रंगून। तो किसकी डेथ हुई थी? बहादुर शाह जफर। सी राइट आंसर हो जाएगा।
Next question, Manisha's right to equality has been violated and she is being prevented from even going to court for this. Which fundamental right of Manisha's is being violated? Right to religious freedom, right to constitutional remedies, cultural and educational rights. तो C right आंसर हो जाएगा right to constitutional remedies. Assertion reason बताना आपको. Assertion दे रखा है conservation of forest is necessary. बिल्कुल सही है, नेसेसरी है. क्यों नेसेसरी? रीजन बता रहा है फॉरेस्ट आर अवर वेल्थ, क्योंकि फॉरेस्ट ही हमारी वेल्थ है. इनके बिना क्या है, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी. मीन्स जो सारी जो फूड चेन बनी हुई है ये फॉरेस्ट की वजह से ही बनी हुई है, नहीं तो सब कुछ क्या है, बिखर जाएगा. तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए. बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. सेक्शन बी पर आते हैं जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं. 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं ये. फर्स्ट देखते हैं इसमें, गिव सम सजेशंस फॉर कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन. तो आपको सजेशन देनी है इसको कन्फ्रंट करने के लिए. तो सजेशन क्या होंगी? द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैव मेड डिफरेंट स्कीम्स फॉर आदिवासी कम्युनिटीज एंड दलित पॉपुलेशंस. फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री हॉस्टल्स एजुकेशन फॉर दलित एंड आदिवासी स्टूडेंट्स दैट मे नॉट बी अवेलेबल इन दर लोकेलिटीज. तो कैसे कन्फ्रंट कर सकते हैं, कैसे इसको कम कर सकते हैं? उनको अलग अलग हम अपॉर्चुनिटी थ्रू दी स्कीम्स दे सकते हैं, उनको फ्री हॉस्टल प्रोवाइड कर सकते हैं, एजुकेशन में उनको फैसिलिटी मिल सकती है. गवर्नमेंट मेड वेरियस लॉज टू एंड इनइक्वालिटी अमंग द कम्युनिटीज. वन सच इंस्टेंस इज रिजर्वेशन पॉलिसीज दैट आर वेरी सिग्निफिकेंट टुडेज. फ्री हॉस्टल, एजुकेशन, उनको फैसिलिटी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, रिजर्वेशन ला सकते हैं उनके लिए, जिससे ये जो प्रॉब्लम है ये एंड हो जाए. और में क्वेश्चन दे रखा, मेंशन द इल इफेक्ट्स ऑफ मार्जिनलाइजेशन. अब इसके क्यूजेस क्या हैं, बुरे परिणाम क्या हैं होंगे? मार्जिनलाइजेशन लीड्स थ्रू सोशल एक्सक्लूजन वेयर इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स आर डिनाइड एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज रिजल्टिंग इन फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन एंड एलाइनेशन. तो मार्जिनलाइजेशन सबसे पहले होता क्या है? मीन्स किसी ग्रुप को, किसी कम्युनिटी को उनकी उपेक्षा करना, उनको लेस इंपॉर्टेंट समझना, कोई अपॉर्चुनिटी ना देना, कोई फैसिलिटी प्रोवाइड ना करना, जिससे क्या होगा, वो आइसोलेशन फील करेंगे, एलाइनेशन फील करेंगे कि हम तो इस कंट्री का पार्ट है ही नहीं. इकोनॉमिक डिसएडवांटेज इज परपेचुएटेड एज मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स फेस बैरियर्स टू एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लीडिंग टू पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. तो उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, तो इससे क्या होगा, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी आ जाएगी. वो डेवलप नहीं हो पाएंगे, जिससे वो पॉवर्टी में फंस जाएंगे. यानी उनको अलग अलग डिजीज भी हो जाएंगी, मेंटल हेल्थ भी उनका स्टेबल नहीं रह पाएगा. अगर उनको क्या है, ऐसे ही नेग्लेक्ट किया जाएगा, ऐसे ही उनको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाएंगी, तो वो पिछड़ जाएंगे और पॉवर्टी में फंस जाएंगे. तो ये सारे ही उसके बुरे परिणाम हैं. नंबर 3 है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ प्लासी इन द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. तो बैटल ऑफ प्लासी के बारे में बताना है. सर देखते हैं, द बैटल टुक प्लेस ऑन 23 जून 1757 नियर द विलेज ऑफ प्लासी. तो इस विलेज में ये हुआ था, इसलिए इसको बैटल ऑफ प्लासी बोला जाता है. कब हुआ था? 23 जून 1757 में. इट वॉज अ डिसिसिव विक्ट्री फॉर द ब्रिटिश एंड इट लेड टू देयर इवेंचुअल कंट्रोल ऑफ बंगाल. तो इसमें वो जीत गए थे, जिससे उनका पूरा कंट्रोल आ गया था बंगाल के ऊपर. द बैटल इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. तो इसी के साथ क्या ब्रिटिश रूल आ गया था, ब्रिटिश रूल की बिगनिंग हो गई थी इंडिया में. बिफोर दिस द ब्रिटिश हैड ओनली बीन ट्रेडिंग इन इंडिया. आफ्टर द बैटल दे बिगैन टू टेक कंट्रोल ऑफ मोर एंड मोर टेरिटरी टिल दे इवेंचुअली कंट्रोल ऑल ऑफ इंडिया. तो इससे पहले वो केवल ट्रेड किया करते थे इंडिया में, लेकिन इस बैटल के बाद जैसे ही वो उन्होंने विक्ट्री गेन की, तो उसके बाद वो अपनी टेरिटरी एक्सटेंड करते गए, जब तक उन्होंने पूरे इंडिया को कंट्रोल नहीं कर लिया. क्वेश्चन नंबर 4 है, मेंशन एनी 2 causes ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन. सॉइल डिग्रेडेशन क्या होता है? जब आप इम्प्रॉपर यूज करो सॉइल का, तो वो क्या हो जाती है, अपनी फर्टिलिटी खो देती है. तो इसके क्योजेस बताने, क्या कारण हो सकते हैं, क्यों होता है ऐसा? आंसर देखते हैं. तो क्योजेस इसके द 2 रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल. सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटीज़. हम ह्यूमन ही हैं जो ये सब कुछ करते हैं, जो नेचुरल चीज़ों को ख़राब करते हैं, और इतने ज़्यादा हम ट्रैप में फंस जाते हैं. माइनिंग करते हैं, खुदाई करते हैं, क्वेरिंग, खुदाई करके स्टोन्स, रॉक्स, मिनरल्स को निकालते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी धरती खराब होती है. ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, बहुत ज़्यादा एनिमल्स को चराते हैं. एंड एट लास्ट नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक विंड, तूफान आना, वाटर, रेन. तो ये सारे ही रिस्पॉन्सिबल हैं सॉइल डिग्रेडेशन के. 5th मेंशन योर थॉट्स ऑन जलियांवाला बाग मैसेक्र.
तो इसमें आपको अपने थॉट्स बताने हैं। तो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हो, कैसा फील किया आपने, तो आप इसमें अपने थॉट्स बता सकते हो। बी इसका पार्ट है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ रोलेट सत्याग्रह। तो ये दोनों को ही देखते हैं। तो रोलेट सत्याग्रह क्या था, वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय गांधी ऑन अप्रैल 6, 1919 में। तो ये सत्याग्रह गांधी जी द्वारा चलाया गया था। रोलेट सत्याग्रह वॉज एस्टेब्लिश्ड टू अपोज द रोलेट एक्ट बट इन अ नॉन वोलेंट मैनर। तो रोलेट एक्ट पास किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। इस एक्ट के थ्रू क्या था, मीन्स आप किसी को बिना रीजन बताए, विदाउट एनी ट्रायल, आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो। इतनी ज़्यादा पावर ऑथोरिटी ब्रिटिशर्स के पास आ गई थी। तो इस एक्ट का विरोध करने के लिए गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह चलाया था। द मेन एम ऑफ रोलेट सत्याग्रह वॉज टू डील विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट नॉन वोलेंटली। रोलेट सत्याग्रह इज जस्ट टू अपोज द रोलेट एक्ट एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट विदाउट एनी काइंड ऑफ वायलेंस बाय गांधी। तो यही इसका विरोध करने के लिए, अपोज करने के लिए गांधी जी ने इसको चलाया था। ओके। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कभी। हत्याकांड था तो ये कब हुआ था, अप्रैल 13, 1919 में हुआ था ये। इन विच ब्रिटिश ट्रूप्स फायर्ड ऑन अ लार्ज क्राउड ऑफ अनआर्म्ड इंडियंस इन एन ओपन स्पेस नोन एज जलियांवाला बाग, जो कि अमृतसर में है, रीजन नाउ इन पंजाब स्टेट ऑफ इंडिया, किलिंग सेवरल हंड्रेड पीपल एंड वाउंडिंग मैनी हंड्रेड्स मोर। तो वहाँ पर ये बाग था, जलियांवाला बाग था, तो वहाँ पर बहुत सारे बैसाखी मना रहे थे, बहुत सारे भारतवासी वहाँ पर इकट्ठे हो रखे थे और वो प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, क्योंकि 2 लीडर्स को ब्रिटिशर्स ने विदाउट एनी ट्रायल, बिना रीजन बताए उनको अरेस्ट कर लिया था। तो उसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और बिल्कुल पीसफुल वे में बैसाखी मना रहे थे। तो वहीं पर जो जनरल डायर थे, उन्होंने फायरिंग करा दी थी और बहुत सारे लोगों की वहां पर जान चली गई थी। तो इसलिए ये बहुत बड़ा हत्याकांड माना जाता है। और क्वेश्चन सी देखते हैं, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है मेंशन द फीचर्स ऑफ द राज्यसभा, और में दे रखा है मेंशन द फीचर्स ऑफ लोकसभा। तो दोनों के ही फीचर्स बताने हैं आपको। आंसर देखते हैं इनका। Functions primarily as the representative of the states of India in the parliament. There are 233 elected members plus 12 members nominated by the president. The members of the Rajya Sabha are elected by the elected members of the legislative assemblies of various states. मतलब स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें 233 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जिसमें 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। और इसके जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, वे डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किए जाते लोगों के द्वारा, तो इसमें डायरेक्टली उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। मीन्स जो अलग अलग स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट लोगों की नहीं होती इसमें। क्या है, लोकसभा नोन एज द हाउस ऑफ द पीपल विद अ टोटल मेंबरशिप ऑफ 543 इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर। तो 543 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 550 हो जाते हैं, को हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ड्यूरिंग अ लोकसभा इलेक्शन पीपल फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज स्टैंड फॉर इलेक्शंस। तो लोकसभा में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है, लोग इलेक्ट करते हैं। वंस इलेक्टेड दीज कैंडिडेट्स बिकम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और एमपीज। वही कैंडिडेट्स पार्लियामेंट के मेंबर बनते हैं जिनको जनता चुनती है अपनी वोट के द्वारा। तो ये लोकसभा के फीचर्स हैं। लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होती है एज कम्पेयर टू राज्यसभा, क्योंकि डिस्क्राइब द अप्रोच ऑफ ओरिएंटल ट्रेडिशन रिगार्डिंग इंडियन एजुकेशन, और में है डिस्क्राइब महात्मा गांधीज विजन रिगार्डिंग इंडियन एजुकेशन। तो दोनों के ही आंसर देखते हैं। तो ओरिएंटल सिस्टम में क्या होता था, ट्रेडिशन सिस्टम था। लर्निंग इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ लर्निंग प्रैक्टिस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम्स। इन दिस मेथड ऑफ लर्निंग नॉलेज वाज इम्पार्टेड ओरली वो नॉलेज दी जाती थी, टीच किया जाता था। देयर वर नो टेक्स्ट बुक्स एंड प्रॉपर करिकुलम, कोई सिलेबस नहीं होता था। स्टूडेंट्स वर टॉट एट द हाउस ऑफ द टीचर, तो टीचर के घर आते थे। मीन्स ऐसा कोई करिकुलम नहीं होता था कि ऐसे सिलेबस डिवाइड कर दिया, आपको बुक्स प्रोवाइड की जाए कि आपको ये लर्न करनी है फिर आप एग्जाम दोगे, ऐसा नहीं होता था। बल्कि मोरल वैल्यूज सिखाई जाती थी, टीच किया जाता था विदाउट एनी बुक्स। और ब्रिटिशर्स ने इस एजुकेशन को प्रेज भी किया है और बहुत सारों ने क्रिटिसाइज भी किया है। तो वो उनका हर एक का अपना डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग इंडियन एजुकेशन। Gandhiji insisted that education should develop all aspects of individuality harmoniously. सब एकता के सूत्र में बंधे, कोई डिवाइड ना हो, इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए लेकिन हारमोनी के साथ, एकता के साथ मिलजुल कर रहें। He also believed that one of the essential aims of education is a moral development. इसकी तरफ बहुत ज़्यादा वे ध्यान देते हैं। मोरल डेवलपमेंट होनी चाहिए, बच्चों की कैरेक्टर डेवलपमेंट होनी चाहिए। कैरेक्टर बिकॉज प्ले वेरी विटल रोल इन द एजुकेशन सिस्टम। तो उनका, गांधी जी का मानना था कि बच्चे का कैरेक्टर क्या होना चाहिए, बहुत
स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो ऑलराउंडर होना चाहिए, हर काम को कर सके, कोई भी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस आए तो उसको वो फेस कर सके, वो घबराए ना, वीक ना पड़े। तो गांधी जी क्या बनाना चाहते थे बच्चों को? सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते थे, जो अपने पैरों पर खड़े हों और सिंपल थिंकिंग, सिंपल लिविंग में विश्वास करें। तो इसी के साथ हमने सेक्शन सी भी कंप्लीट कर लिया है। तो सेक्शन डी और ई आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, थैंक यू।